आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, अफवाह जिसको रूमर्स भी कहते हैं, रूमर्स और मीडिया कैंपेन का बड़ा ही गहरा असर होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर भी और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये झूठी खबर फैला दे मीडिया में कुछ देर के लिए कि जी सरकार गिर गई है, मतलब सारे चैनल्स जो हैं वो ये चलाना शुरू कर दी, एक ने चलाई और उससे फिर दूसरे कॉपी करके वो न्यूज़ लगाना शुरू कर दें कि जी सरकार गिर चुकी है, तो फिर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में कितने अरब रुपए विद इन मिनट्स जो है वो इन्वेस्टर्स के डूबते हैं। या फिर अगर किसी मुल्क के लिए मुसलसल ये कहा जाए, झूठ बोला जाए कि इस मुल्क की इकोनॉमी गिर रही है, ये बैंकरप्ट होने वाला है, तो फिर आप देखेंगे कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उस मुल्क को अगर कम इंटरेस्ट पे लोन भी दे रहा होगा ना और उसका मुआहदा होने वाला होगा, तो ये रूमर सुन के वो इदारा यकीनन रीनिगोशिएट करने का सोचेगा कि यार ये तो हाई रिस्क क्लाइंट है, इसका तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। तो रूमर्स, प्रोपेगेंडा, ये सब ऐसे ही नहीं किए जाते किसी भी मुल्क के खिलाफ। कोई मुल्क इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता कि बिला वजह अरबों डॉलर्स खर्च करके दूसरे मुल्कों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करे जिसमें उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। ऐसा नहीं होता। प्रोपेगेंडा अगर कामयाब हो जाए ना तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है दूसरे मुल्क का। देखिए अमेरिकियों को क्या पड़ी है, अरबों डॉलर्स लगा के चीन के BRI के खिलाफ ये परसेप्शन बना रहे हैं दुनिया में कि इट्स अ डेट ट्रैप, कर्जों का फंदा है। उनको क्या पड़ी है, वो क्यों पैसे इतने बर्बाद कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडा में, मीडिया वालों को दे रहे हैं, आर्टिकल्स छपवा रहे हैं, इस पे न्यूज़ जो चैनल्स हैं उसमें डिबेट्स करवा रहे हैं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? वो जाहिर है अमेरिका का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो वो इतने ज़्यादा पैसे भर रहे हैं ना BRI के खिलाफ। ऐसे फ्री में तो अमेरिकन से अपना बुखार भी किसी को नहीं देते। जब से श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है ना, बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ रीजनल लेवल पर अब ये नया एक प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है कि ये दो मुल्क नेक्स्ट श्रीलंका है, ये भी बैंकरप्ट होंगे क्योंकि ये भी चाइना के BRI में। इन दोनों मुल्कों के खिलाफ प्रॉपरली कैंपेन शुरू हो चुकी है और इंडियन मीडिया खास तौर पर आगे आ गया इस कैंपेन में। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है। अब ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसका तो बैंकरप्ट होना खुद इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का मुल्क बैंकरप्ट न्यूक्लियर पावर अफोर्ड कर ही नहीं सकता। वो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है बात। अब वो जो क्राइसिस इमरान खान के जाने के बाद शुरू हुए थे वो थम रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो शुरू हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता थम रहे हैं। खुद इमरान खान भी शटर डाउन, हड़तालें और सिविल डिसोबीडियंस की कॉल नहीं दे रहा। इमरान खान ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मुल्क की फाइनेंशियल हालत ऐसी है ही नहीं कि मैं शट डाउन करवाऊँ। कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि असेंबलियाँ डिसॉल्व हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो है ना, पाकिस्तान इज़ गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस। लेकिन कुछ यूँ महसूस हो रहा है कि शायद कुछ महीने और खींच जाएँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। इसकी वजह यह है कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर ये जो पंजाब के इलेक्शंस हुए हैं उसमें इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है, बाय इलेक्शंस हुए हैं। अब इसके बाद 75% जो मुल्क है उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत आई हुई है। नाउ इन इलेक्शंस के बाद इमरान खान की वो जो डिमांड थी ना कि नए इलेक्शंस करवाओ, इससे यूं महसूस होता है कि इमरान खान कुछ पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हालिया एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि ये जितना अरसा रहेंगे PDM वाले, शहबाज शरीफ की हुकूमत और ये जो 12 मसाले की चाट है, वो कह रहे हैं ये जितना अरसा रहेंगे तो ये तो मेरे लिए अच्छा है। इसकी वजह यह है कि मुल्क के हालात इनसे संभल नहीं रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है और पब्लिक के अंदर भी ये खुद ही गंदे हो रहे हैं। मतलब पब्लिक देख रही है कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। ये जो इमरान खान के मुखालफत में लाए गए हैं ये ऐसे ही हैं, मतलब ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। अगर इमरान खान चाहे इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर उसके पास है, उसकी असेंबली डिसॉल्व करके और वहाँ पर री इलेक्शंस करवा सकता है। तो ज़्यादा सूबे नहीं है इंडिया की तरह पाकिस्तान के अंदर। अगर आप देखें 5-6 यूनिट्स ही हैं सिर्फ वहाँ पे, 4 सूबे हैं, 5वां गिलगित बल्तिस्तान है और 6ठा आज़ाद कश्मीर है। अब इसमें से इमरान खान के पास क्या क्या है वो देखें। अगर वो चाहे आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत है, वो वहाँ पे असेंबलियाँ डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शंस करवा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसकी हुकूमत है, चाहे तो असेंबलियाँ डिसॉल्व करके वहाँ दोबारा इलेक्शंस करवा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसकी हुकूमत है, चाहे तो असेंबलियाँ डिसॉल्व करके वहाँ इलेक्शंस करवा सकता है। पंजाब, आधी जो पाकिस्तान की आबादी है वहाँ पे रहती है।
अगर वो चाहे तो वहाँ पर भी असेंबलियाँ डिसॉल्व करके री इलेक्शंस करवा सकता है। और अगर इमरान खान सारी की सारी एक साथ डिसॉल्व करवाता है तो मुझे बचे पीछे बच क्या जाता है, सिर्फ एक सिंध रहता है और छोटा सा बलूचिस्तान का सूबा है, यानी एरिया के हिसाब से बड़ा है लेकिन आबादी वहाँ पर कम है बहुत। तो अगर देखा जाए तो गेम तो उसके हाथ में है, सब अगर वो डिसॉल्व कर दे तो री इलेक्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान का माइंड चेंज हुआ है। इमरान खान चाहता है कि असेंबलियां मैं नहीं तोड़ूं, लेकिन ये जो 22 किलोमीटर का छोटा सा इलाका शहबाज शरीफ के पास है, इस्लामाबाद की टेरिटोरियल कैपिटल जो है, इमरान खान चाहता है कि ये डिसॉल्व कर दे असेंबलियां, फिर मैं डिसॉल्व करूं। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ महीने ज़्यादा शहबाज शरीफ खींच जाएगा। तो वो जो एक बड़ा प्रेशर इमरान खान पहले पिछले कुछ हफ्तों से एक क्रिएट करके रखा था ना नए इलेक्शंस का, वो प्रेशर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। नई सूरत हाल ये जो डेवलप हुई है पंजाब इलेक्शंस के बाद, अब इमरान खान को ज़्यादा लगता है कि बेहतर यही है कि शहबाज शरीफ जो है वो इस 22 किलोमीटर वाला कैपिटल सिटी इस्लामाबाद इसका हुक्मरान रहे। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आवाम इसको गालियां दे रही हैं। वो जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है, दो किस्म के लोग होते हैं, एक आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं, एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है जो कहते हैं मुझे सस्ती बिजली मिले, सस्ता पेट्रोल मिले। अब वो जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं वो तो इसके साथ वैसे ही थे शुरू से लेके, लेकिन ये जो लोग हैं कि भाई हमें सस्ती बिजली मिले, अब ये भी वोट बैंक दरअसल इमरान खान की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया। तो इसीलिए वो इमरान खान समझ रहा है कि यार ये बेहतर है कि ये रहें, क्योंकि पब्लिक में एक्सपोज हो रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं, गवर्नेंस इनके पास नहीं है। लिहाजा इस वक्त इमरान खान की तरफ से हुकूमत के लिए फाइनेंशियल ट्रबल्स पैदा ना करने की वजह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिटर्न हो रही है। डॉलर जो था 250 रुपये पे चला गया था, दोबारा नीचे आ गया है 214 रुपये, 215 रुपये में। इसी अगस्त के महीने में इतना ज़्यादा डॉलर गिरा है और रुपया स्ट्रांग हुआ है, जितना तेज़ी के साथ ऊपर गया उतना तेज़ी के साथ डाउन हो गया है। इसके अलावा चाइना और सऊदी अरब से पाकिस्तान के फंड्स आ गए हैं, तो देयर इज़ नो चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट, यानी पाकिस्तान जो है वो तो निकल गया है तकरीबन इस वो जो एक ख़तरा था कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा वो तो नहीं है अभी कई महीने तक। और ये न्यूक्लियर पावर एज आई सेड डिफ़ॉल्ट इस तरह आसानी से होते भी नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो कैंपेन चल रही थी इंडिया में कि यार ये डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, ये भी गए श्रीलंका, वो तो ठुस हो गई है। अलबत्ता अब इंडियन मीडिया और बहुत सारे जो टू सम एक्सटेंट ये जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं कुछ वो भी ज़्यादा फोकस करने लगे हैं बांग्लादेश के ऊपर अब, कि वो जो है वो अगला श्रीलंका है, विच इज़ नॉनसेंस। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म की कैंपेन है। जिसने भी शुरू करवाई है, इंडिया कर रहा है खुद या फिर अमेरिकन करवा रहे हैं, जो भी है, लेकिन ये नॉनसेंस किस्म की मीडिया कैंपेन है। ये बातें वो इसलिए कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हाल में IMF से लोन लेने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक से और एक दो और बड़े आलमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उससे लोन लेने का फैसला किया, सबसे एक साथ ले रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इसमें इंडिया से जो एक प्रोपेगेंडा ओरिजिनेट हुआ था, इससे भी ज़्यादा वीक और भोंडे किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। इसको आज अगले एपिसोड में मैं ज़रूर एक्सपोज करूंगा कि ये जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये बेसलेस क्यों है और इंडिया के अंदर कुछ फोर्सेस क्यों चाहती हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ रीजन में ये परसेप्शन जाए, उसके खिलाफ कायम हो कि उनकी इकोनॉमी गिर रही है और वो वीक हो रहे हैं। ऐसा कुछ फोर्सेस इंडिया के अंदर खास तौर पर चाहती हैं कि परसेप्शन कायम हो और बांग्लादेश का नाम खराब हो। वो ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट एपिसोड टुडे।